मैं इस न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद आपको। आप भी बिग बॉस में बतौर कंटेस्टेंट आ चुके हैं। आपने वहाँ पे सलमान खान से मिले थे, वो फोटोज़ भी काफ़ी उस दौर में काफ़ी वायरल हुई थी। बिग बॉस में वो दिखता है जो आप होते हैं, तो वो अंदर जाने के बाद लगता है ना कौन से जेल में फंस गए। जब आप आमने सामने इंटरेक्शन करते हैं, क्या वो वैसे ही बाहर में इमेज बनी हुई है, क्या ऐसे इस तरह की उनकी इमेज रियल में वही है वो गुस्सा आया तो आया। कसौटी ज़िंदगी में वो कमोलिका का किरदार, वो इतनी ज़्यादा शातिर, इतनी शातिर। ये सालों साल शो चले सिर्फ क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत कमाल है। जब 21 तोपों की सलामी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो रहा था तो उसको मेरे ख्याल से शाहरुख खान ने ही लॉन्च किया था। दिखाने लेके गए 10 मिनट की चीज़ और हम 2 बजे वहाँ पहुँचे हैं दिन में और रात के 11 बजे निकले। 2012 के आसपास एक फिल्म में काम किया था, गंगा देवी। तो उसमें अमिताभ बच्चन थे, जया बच्चन थी और गुलशन ग्रोवर जी थे। तो उनको जब सामने से देखा तो मैं तो ब्लैंक हो गया। वो इतने महान कलाकार हैं कि वो उस चीज को वहां मिले। वो ना बोलते थे 1 मिनट रुको। हाँ, भोजपुरी एक्टर पवन सिंह एक्ट्रेस अंजलि राघव को गलत ढंग से छूते हुए पाए गए थे। फोन पे हमारी बात भी हुई कि अगर ऐसा कभी स्टेज पे तुम अभी तो माफी मांग ली हो, लेकिन कभी ऐसा हो। नमस्कार, मेरा नाम है शुभांचल और मैं लल्लन टॉप में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे न्यूज़ रूम में 2 ऐसे शख्स पधारे हैं जिनसे मेरे बचपन का नाता जुड़ा हुआ है। मैं बहुत छोटा था, 9-10 साल का, तब मैं बिहार आता था अपने नानी घर। तो उस वक्त मैं देखता था कि दीवारों पे किसी एक शख्स की पोस्टर लगी हुई है और हर जगह पे निरहुआ 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 लिखा हुआ है। शुरुआत में मुझे लगता है यार ये नाम ना थोड़ा सा अलग सा है, मतलब इस नाम का मतलब क्या है। पर धीरे धीरे पता चला कि यार ये तो एक शख्स है, कोई एक एक्टर है। फिर इत्तेफाक से क्या हो गया, उस दौर में बिहार में बिजली नहीं हुआ करती थी, मतलब बहुत कम होती थी, 8 घंटे 10 घंटे ऐसे बिजली रहा करती थी। और ऐसे में एक बार अपने गांव गया और वहाँ पे मैं देखता हूँ कि टीवी पे एक फिल्म आ रही है, निरहुआ रिक्शा वाला। और वही भोजपुरी सिनेमा को लेकर मेरा पहला इंट्रोडक्शन था। मैं हमेशा ये सोचता था कि यार शाहरुख खान है, सलमान खान है, ये एक्टर है, वो एक्टर हैं, एक रिक्शा वाला कैसे एक्टर हो गया, एक रिक्शा वाला कैसे एक हीरो हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ना केवल उस शख्स ने ना उसके केवल उस एक्टर ने, उसने मेरे हीरो को लेके जो एक कॉन्सेप्ट होता है उसको पूरा बदल के रख दिया। बचपन में जब हम फिल्में देखा करते तो मेरे पापा हमेशा कुछ ना कुछ सीडी लेके आया करते थे और उस दौर में मैंने एक फिल्म देखी, 21 तोपों की सलामी। वो फिल्म का कॉन्सेप्ट इतना नया था मेरे लिए कि एक उसमें भी एक ऐसा व्यक्ति हीरो है जो कि एक आम आदमी है। और इत्तेफाक की बात देखिए कि वही शख्स जिन्होंने बाद में महारानी बनाई, और कल रात की बात है, मेरा भाई और मैं बात कर रहे थे कि हमें अब कौन सी फिल्म देखनी चाहिए। और मैं अभी सर से बाहर यही बात कह रहा था। मेरा भाई मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि यार महारानी देख। मैं बोला यार ऐसा क्या है, बोले यार देख मज़ा आएगा। और आज मैं ऑफिस पहुंचा, मुझे पता चला कि महारानी के डायरेक्टर रविंद्र गौतम सर का मुझे इंटरव्यू लेना है। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी ही शुरुआत मेरे करियर की फिलहाल इंटरव्यू लेने के लिहाज से कुछ हो नहीं सकती। तो सर, मैं इस न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करता हूँ, पूरी टीम की तरफ से स्वागत करता हूँ। सर, निरहुआ नाम का मतलब क्या है? मतलब जैसे मुझे पता है, पर आम दर्शकों को अगर जानना हो, आपके फैंस को जानना हो, तो वो अगर जानना चाहें तो निरहुआ का मतलब क्या होता है? निरहुआ का अर्थ होता है सिंदूर, जो एक एल्बम में मैंने गाया था, और वो नाम मेरे साथ जुड़ गया, लोग उसी नाम से बुलाने लगे। और अब जो है कहीं ना कहीं वो मूवी जो आपने देखी थी निरहुआ रिक्शा वाला, उसकी ही देन है कि लगातार मैं फिल्में करता रहा और करते करते आज मुझे अवसर मिला है कि मैं रविंद्र गौतम सर की फिल्म जो अजय है उस तक पहुंच पाया हूँ। सर, मेरा एक सवाल है कि जैसे निरहुआ रिक्शा वाला हो गया, या निरहुआ चले लंदन, या निरहुआ चला ससुराल, तो मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है कि किसी एक्टर के जो नाम वो इस्तेमाल करा उसके नाम पे लगातार फिल्में बन रही, वही टाइटल हो जा रहा है। तो ये मतलब ये क्या ट्रेंड आप लेकर आए हैं सिनेमा में कि, और इससे आपको क्या लगता है कि मतलब दर्शकों को कितना ज़्यादा मार्केट होने में, फिल्म होने में मदद मिलती है? वो होता ऐसा था कि जो अगर कोई एक फिल्म बहुत अच्छी चली, हिट हो गई, तो वो दर्शकों को भी ऐसा लगता था कि अच्छा ये है, मजा आएगा, चलो देखते हैं। तो वो निर्माताओं ने भी वो नोटिस किया कि जब हम पहले से ही दर्शकों को बता देते हैं कि निरहुआ ही है पिक्चर में, तो वो एक उनकी क्यूरियोसिटी बन जाती है कि हाँ चलो मजा आएगा। तो इसलिए उन लोगों ने मेरे नाम पे रखना शुरू किया, और जो भी आई फिल्में सब सफल रही। तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो सोचा वो ठीक ही सोचा था। पर नया ट्रेंड है बहुत, ये बहुत नया ट्रेंड है। हमने पहले निरहुआ कैरेक्टर नाम से जो है उसके बाद जो है वो फ्रेंचाइजी बन गई, है ना? 4 तो निरहुआ हिंदुस्तानी बन गई। हाँ, करे 3 निरहुआ रिक्शा वाला बन गई, निरहुआ चला लंदन बन गई, निरहुआ अब लीडर भी बन गई। जैसे इनको बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से निरहुआ नाम से ही जानते हैं। हाँ, उसी नाम से ज्यादा लोग जानते हैं। हाँ।
आपने अपने करियर की शुरुआत मतलब बतौर डायरेक्टर आपने सीरियल से की थी, कसौटी ज़िंदगी से। और वो तो जिस जनरेशन ने वो फिल्म देखी, मुझे लगता है 90s वाले या उनसे पहले के लोगों ने जो देखी, मतलब क्या क्रेज़ था। हम लोग तो बहुत छोटे थे, तो उस वक्त उतना हमें आभास नहीं हुआ, लेकिन हमें पता था कि हम लोग दोपहर में बाहर आंटियाँ, हम लोग कभी किसी के घर जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि आंटी लोग ठीक है गेट खुली, जाके चुपचाप से सीट पे बैठ गई अपने, वो देखे जा रही है, और हमें तब एहसास नहीं था। बाद में जब सीरियल सॉरी मीम्स का दौर आया, तब हमने देखा कि कसौटी ज़िंदगी में वो कोमोलिका का किरदार वो एकदम से घर घर पे है। उस दौर में भी लोगों के मन में कि यार कोमोलिका का ये कैरेक्टर है कि वो इतनी ज़्यादा शातिर, इतनी शातिर, पता नहीं मुझे कहने की इजाज़त है नहीं कि नहीं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा शातिर कि लोगों के मन में रहता था कि यार ये अगले दिन क्या कर देगी। लोगों के मन में यही तो सर उस किरदार को रचने का, जैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे, वो बाल घुमाना, इतनी बड़ी बिंदी लगाना, तो सर ये सब कैसे मतलब आप लोग प्लान करते हैं? एफर्ट होता है यार, ये कभी भी कोई भी किरदार कैरेक्टर बनता है ना, वो एक्टर डायरेक्टर का एक कलेक्टिव एफर्ट होता है कि यार करते करते कि यार इसको ऐसे करेंगे अच्छा लगेगा, अच्छा करके देखो, किया अच्छा लगा, कोई भी। सो हर कैरेक्टर, और क्या होता है टेलीविजन में कैरेक्टर बहुत पॉपुलर होता है, हमेशा कैरेक्टर्स पे चलती है चीज़ें। आपने एक कैरेक्टर अच्छा बना दिया ना, कैरेक्टर सालों साल चलेगा, उसके ऊपर कहानी आप कुछ भी बनाते जाओ। फिर जब भी आपने देखा हो टेलीविजन में कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे और वही सेल करते हैं। तो एक अच्छा कैरेक्टर बनाना, एक टेलीविजन में जब आप डायरेक्ट करते हो आपको कैरेक्टर स्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं जब स्टार्ट के जितने भी शोज़ किए उसमें मेरी कोशिश ये रही कि जैसे कहते हैं कि अच्छे कैरेक्टर्स बनाओ तो शो लंबा चलेगा। तो चाहे उत्तरायण हो, चाहे बड़े अच्छे हो, चाहे प्रतिज्ञा हो, चाहे पवित्र रिश्ता हो, चाहे मधुबाला हो, चाहे कुमकुम भाग्य हो, तो ये सालों साल शो चले सिर्फ क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत कमाल बने। तो वो वहाँ से जो कैरेक्टर्स डेवलप करने का जो एक जिसे कहते हैं ना रवा हुआ ना उस फिल्म में, तो आज तक ये जो हमारी अभी भी फिल्म है, मेरी पहली फिल्म में भी आपने देखी हुई है कि एक ही कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस थी। ऐसे अभी जो हम फिल्म कर रहे हैं अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी, ये बुक से इंस्पायर्ड है, योगी जी के द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर एक किताब है उससे इंस्पायर्ड है। बट इसमें कैरेक्टर्स, एक एक कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग है। जैसे आप देखिए कि इनका कैरेक्टर है, एक पत्रकार का कैरेक्टर। तो मेरी एज ए डायरेक्टर बहुत वो है कि मैं एक एक कैरेक्टर पे बहुत काम करता हूँ। इनको कैरेक्टर कैसा लगा अब इनसे पूछ लीजिए आप। जैसा कि सर ने बताया, मैं इसमें पत्रकार की भूमिका में हूँ, जो भूमिका अभी आप निभा रहे हैं तो मुझे करने में बहुत मजा आया, क्योंकि आज तक तो मेरा पाला ऐसा ही पड़ा है कि जैसे आप मेरे सवाल कर रहे हैं तो मैं ऐसा ही रहा कि मुझे जवाब देना होता था। पहली बार मुझे ऐसी भूमिका मिली कि मैं सवाल करता था, तो वो करके बड़ा आनंद आया मुझे। और सर ने जो बात कही कैरेक्टर की, तो सिर्फ सीरियल नहीं, मुझे लगता है सर फिल्में भी वही बड़ी हिट होती है करेक्ट जिसमें एक एक कैरेक्टर जो है नोटिस किए जाए। यस वो हम लोगों ने देखा जितनी भी फिल्में हैं, शोले देख लो, हाँ कोई भी फिल्म, एक एक लाइन का जिनका डायलॉग तो वो भी कैरेक्टर हाँ, आज तक सुन, आज तक कितने आदमी थे। कैरेक्टराइजेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। किसी भी कैरेक्टर को ऑडियंस के दिल तक पहुंचाना ना, मुझे लगता है डायरेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है स्टोरी के बाद। बिल्कुल, कि स्टोरी में हर स्टोरी का जो जो एक एक कैरेक्टर है उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सर मुझे लगता है कि कोमोलिका का किरदार, खासकर मैं उस पर आऊँगा फिर से, कोमोलिका के किरदार को फेमस बनाने में उसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक था, ठीक है, वो निका करके कुछ बजता था, तो वो बहुत ज़्यादा। आप लोग क्या मीम्स फॉलो करते हैं? हाँ क्यों नहीं। हाँ सर, अगर आप नहीं भी फॉलो करते हो तो अभी के टाइम में, अभी की जनरेशन के बीच में भी वो उस कैरेक्टर को फेमस करने के पीछे वो बैकग्राउंड म्यूजिक है कि कहीं पे भी कोई शातिर सा कुछ होता है तो उसके पीछे में वो गाना बजने लगता है। तो ये हम लोगों को खुशी होती है कि हमने एक ऐसी चीजें बनाई जो आज तक मीम्स के जरिए ही चल रही, पर आज तक आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं। वो कैरेक्टर्स आप देखेंगे आज के टेलीविजन में बड़ी मुश्किल होती है ऐसे कोई भी कैरेक्टर बनाना। तो उस टाइम पे ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे राइटर्स, ऐसे डायरेक्टर्स, तो जिसे कहते हैं कि वी फील प्राउड। सर मैं आपके टीवी के काम के बारे में बात करूँगा। आजकल बिग बॉस का 19th सीज़न आ रहा है और आप भी बिग बॉस में बतौर कंटेस्टेंट आ चुके हैं। सर वहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? और मतलब जैसे आपने वहाँ पे सलमान खान से मिले थे, वो फ़ोटोज़ भी काफ़ी उस दौर में काफ़ी वायरल हुई थी, तो वो कैसे थे, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका? बहुत अच्छा था और बहुत बढ़िया वो प्लेटफॉर्म है। वो इसलिए है कि फिल्मों में जो हमें लोग देखते हैं वो लिखा हुआ किरदार होता है कि मैं क्या प्ले करूंगा, मैं एक अच्छा बेटा बनूंगा,
मैं एक अच्छा भाई बनूंगा, एक अच्छा नागरिक बनूंगा, वो किरदार जो लिखा है वो प्ले होता है। बिग बॉस में वो दिखता है जो आप होते हैं, जो इंसान वहां गया है, जो कलाकार गया, वो कौन है, उसकी जो समझ है, उसका जो रवैया है, वो क्या है, वो जानना है। तो उसके लिए वो बिग बॉस एकदम सही प्लेटफॉर्म है, और मेरा अनुभव बहुत अच्छा था वहां पे। तो सर ये बात सच है क्या कि मतलब अंदर में वाकई सबको अंदर ही रहना पड़ता है? ऐसा नहीं कि बीच में मैं निकल जाता हूँ, वो कैमरा भी ऑफ रहेगा, ऐसा नहीं होता है? और वहाँ सारे कैमरे ऑन होते हैं, मोबाइल नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। आप एक बार अंदर गए, जब तक वो बिग बॉस का दरवाजा खुलेगा नहीं, आप बाहर नहीं जा सकते, आप अंदर ही रहेंगे। तो कुछ भी अगर बाहर से लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं वो बाद में ऑफ हो जाता होगा, ऐसा नहीं है। वो आप गए तो गए, वो मतलब उसको एक तरह से अगर कहा जाए तो वो अंदर जाने के बाद लगता है ना कौन से जेल में फंस गए। और ऐसे जेल में फंस गए जहां 15 अलग अलग तरह के प्राणियों के बीच में फंस गए, कि भाई कोई चीता है, कोई बाघ है, कोई भालू है, कोई भेड़िया है, कोई कुछ है, मतलब हर अलग अलग किरदार पकड़ के लाते भी हो लोग बहुत सही चुन चुन के, और उसके बीच में सरवाइव करना बहुत, मतलब वो खाने का काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। वो आपके मतलब आपके वाले सीजन में कोई था ऐसा कैरेक्टर की जो मतलब अरे एक से एक एक से एक सब, बाप रे बाप, भयंकर भयंकर वाले थे। इमाम थे, हाँ इमाम, मतलब कि इमाम ऐसे कैरेक्टर थे कि वो पहले आपसे पूछ लेते थे कि मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, आप भी पियोगे क्या? तो पहले तो हम सोचते थे पता नहीं अब इसमें ये क्या खेलेगा, तो हम कहते थे नहीं 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 आप पी लीजिए। अरे क्या भैया, मैं बना ही रहा हूँ ना, तो एक कप की जगह 2 कप बना दूंगा, तुम भी पी लेना, अब इतना भी क्या दूंगा। अच्छा ठीक है बना लीजिए। अब उधर से वो ना चाय पीते हुए सामने से गुजर रहे हैं, हम बोलते इमाम आप बोले चाय, हट तू चाय, नौकर होते हैं, चाय बनाओ तेरे लिए। बोले, "हैं? मैंने कब बोला था भाई, आप ही पूछे थे मेरे से। इस तरह के किरदार थे वो, बना लेते थे, लड़ने का वो जरिया बना के वो भिड़ जाते थे। तो भाई वो बहुत खतरनाक जगह है, वहाँ मतलब सरवाइव करना बहुत आसान काम नहीं। मैंने बोला भी था सलमान भाई को स्टेज पे कि निरहुआ तो अभिनेता है, अभिनेता रहेगा, और जो इस घर में इमाम को झेलेगा वो बिग बॉस का विजेता रहेगा। बोला था मैंने। और सर वहाँ पे मतलब सलमान खान मतलब रियल लाइफ में जब आप आमने सामने इंटरेक्शन करते हैं तो क्या वो वैसे ही कि बाहर में इमेज बनी हुई है ऐसा और यहाँ दूं क्या ऐसे इस तरह की उनकी इमेज? रियल रियल में वही है वो बहुत रियल आदमी है। और वो जो दिखता है आपको वो एकदम, मतलब अगर उनको गुस्सा आया तो आया, और गुस्सा उनको तभी आता है जब कोई गलत करता है। मतलब अगर आप अच्छे हैं, मुझ पे तो कभी गुस्सा नहीं किए। मुझे लगा वो ब्लैक एंड व्हाइट है, वो बीच में ग्रे नहीं वो है, नहीं है वो ब्लैक है और व्हाइट है। भाई, या तो आप ठीक है तो ठीक है, और गलत है तो गलत है। वो बीच वाला जोन नहीं है। डिप्लोमेटिक आदमी नहीं है, वो एकदम रियल आदमी है। मतलब सलमान खान से मुझे अब शाहरुख खान का याद आ रहा है। जब 21 तोपों की सलामी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो रहा था तो उसको मेरे ख्याल से शाहरुख खान ने ही लॉन्च किया था। सर ये कैसे हुआ कि वो इस प्रोजेक्ट से, क्योंकि ये फिल्म अगर आप ऐसे देखें तो बहुत छोटे बजट की फिल्म मतलब मानी जा रही थी 21 तोपों की सलामी, और उसको प्रमोट करने के लिए मतलब शाहरुख खान आ गए थे, तो वो कैसे इस प्रोजेक्ट से जुड़े? वो उनका बड़प्पन है कि वो आ गए थे। एक्चुअली हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो जानते थे, और हम लोग एक्चुअली फिल्म दिखाने ले गए थे, 10 मिनट का कट एक उनको दिखाने ले गए थे कि सर कैसी बनी है, एक आशीर्वाद दिए। वो शूट कर रहे थे दूसरी पिक्चर, कोई फिल्म शूट कर रहे थे, फिल्म सिटी में हम गए थे, तो दिखाने लेके गए 10 मिनट की चीज़, और हम 2 बजे वहाँ पहुँचे हैं दिन में, और रात के 11 बजे निकले हैं। तो क्या उन्होंने मतलब पूरी फिल्म देखी थी उस दौरान? 10 मिनट की देखी, पर उनका पैशन फॉर सिनेमा ऐसा है ना कि वो देखे आके फिर बैठे, एक मिनट रुको मैं कुछ बताता हूँ, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे मार्केट करना, इसको ये करना, उसको वो करना। वो आदमी मतलब हम लोग के साथ बात करते गए, बताते गए, और फिर एक हमने इनविटेशन दिया कि सर एक हम लोग का छोटा सा प्रयास है, आप ट्रेलर के लिए, हमारे प्रोड्यूसर गए थे एंड वो मान गए। वो उनका बड़प्पन है एंड पैशन फॉर सिनेमा, और अच्छी सिनेमा को प्रमोट करना, जो मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों में होता है। सर आपने 2012 के आसपास एक फिल्म में काम किया था, गंगा देवी, तो उसमें अमिताभ बच्चन थे, जया बच्चन थी, और मेरे ख्याल से गुलशन ग्रोवर जी थे। हाँ। तो सर वो प्रोजेक्ट मतलब ऐसे एक्टर जैसे मैंने आपको बचपन में देखा
और आपकी फिल्मों को देखा, आपने अपने बचपन में अमिताभ बच्चन को देखा होगा, फिर आप उनके साथ काम कर रहे हैं, तो सर वो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब आप उनके साथ रहे और वो सेट पर कैसे हैं? सब कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एकदम सेट पे भी सीरियस रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, मगर वही अमिताभ बच्चन फिर भोजपुरी फिल्मों में आते हैं, आप लोगों के बीच रहते हैं, तो उनके साथ मतलब जुगलबंदी कैसी रही आपकी? बहुत, मेरा तो अनुभव कमाल का था, क्योंकि मैं पहली फिल्म जीवन में जो थिएटर में देखा वो अमित जी की ही देखा था, इंद्रजीत। और उनकी फिल्में देख के ही हम बड़े हुए, तो उनको जब सामने से देखा तो मैं तो ब्लैंक हो गया, मतलब भूल गया कि इनके साथ क्या सीन है, डायलॉग है क्या, मैं ब्लैंक हो गया एकदम, जो सच है। और वो इतने महान कलाकार हैं कि वो उस चीज को वहां भी लिए कि ये गया, तो वो बैठे और बोले आइए आइए बैठिए, बैठाए, और फिर कुछ जोक बोलने लगे वो, और हंसने हंसाने में पूरा माहौल को एकदम इतना सहज कर दिए कि फिर वो सीन जब हम लोग करने गए तो हमको लगा कि अरे अपने ही जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लिए। तो बहुत महान एक्टर हैं, बहुत महान आदमी हैं कि वो अपने मतलब इतने अनुज कलाकारों को जो उनको देख के ब्लैंक हो जाते हैं, उनको भी सहज करके और अपने साथ काम करवा लिए, तो ये उनकी महानता है। और सर जैसे आप लोग तो मतलब फ्लुएंट हैं भोजपुरी में, आपने इतना काम किया है, तो क्या अमिताभ बच्चन या जया बच्चन जब ये लोग डायलॉग्स कर रहे थे, तो क्या उनको मतलब कुछ मतलब हो रहा था कि कहीं पे मदद की ज़रूरत पड़ रही हो आपसे कि यार ये बता दो, ये थोड़ा उच्चारण में कुछ आ रहा है, ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, कहीं पे हेल्प की ज़रूरत पड़ी हो? और ये चीज उनसे ही हम लोगों ने सीखा भी कि वो अमिताभ बच्चन है और उनको 10 टेक देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भोजपुरी फिल्म करने आए हैं। अगर वो जैसे चाहे वैसे 1 टेक में कि हाँ भाई हो गया चलो, तो भी कोई उनको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन वो ना बोलते थे 1 मिनट रुको 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 मुझे, और वो रिहर्स करते थे, गाने की लाइन हो या जो भी हो, और उसको पूरा करके। और उस समय ऐसा था कि उनके पेट में ना बहुत दर्द भी हो रहा था और उनको हॉस्पिटल भी जाना था, लेकिन वो चाहते थे कि पहले फिल्म कंप्लीट कर लें फिर जाएं हम। और पूरा उस सिचुएशन में भी बार बार रिहर्स करके और उसको परफेक्ट करने का जो उनका वो था, मेहनत जो उनकी थी और जो डेडिकेशन था, वही वो देख करके हम लोगों ने अपने जीवन में समझ लिया कि भैया इस जीवन में कुछ भी करना है तो डेडिकेशन के साथ करना है, पूरे ईमानदारी के साथ करना है। तो वो करते थे, चाहे मैं, चाहे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, जो लोग भी सेट पे थे, उनको कोई भी चीज़ लगती थी तो वो बोलते थे 1 मिनट थोड़ा ये ऐसे है क्या, हाँ सर ऐसे है, ठीक है रुक जाओ थोड़ा, फिर उसको पूरा रिहर्स करके फिर करना। तो वो परफेक्शन उनके अंदर है। तो आप ठीक कह रहे हैं कि वो किसी भी चीज़ को पूरी तरह से सीख के ही करते हैं। सर मेरा सवाल आपसे है कि जैसे अब बिहार की बात होने ही लगी है, तो महारानी का जो सीज़न 2 था या महारानी ओवरऑल जो सीरीज़ है, उसका प्लॉट बिहार पे आधारित है, तो क्या आप मतलब क्या उसकी घटना, मतलब ऐसे तो कई लोगों, बहुत स्पेसिफिक लोगों को पता हो कि वो घटना कहाँ से प्रेरित है, क्या है, तो क्या आपको कभी इस तरह का हुआ कि मतलब उस कहानी को बनाते हुए या उसकी पॉलिटिक्स पे बात करते हुए कहीं पे ऐसा लगा कि यार कहीं कुछ भूल चूक ना हो जाए, कहीं कोई धमकी ना आ जाए, कुछ ना हो जाए? नहीं नहीं देखिए, वहां से प्रेरित है, पर फिक्शनल कहानी है ना यार, हमारे सारे कैरेक्टर्स भी फिक्शनल। हमने किसी को तो ये बोला नहीं कि ये रियल किसी कैरेक्टर पे आधारित है। तो जब हम फिक्शनल करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम इसको कैसे भी मोड़ सकते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं था, ये जो अभी हम पिक्चर कर रहे हैं जिसके लिए हमने, इसमें ऑप्शन नहीं था, बिकॉज ये रियल कैरेक्टर पे आधारित है। योगी आदित्यनाथ? हाँ, योगी आदित्यनाथ जी पे रियल कैरेक्टर पे आधारित है, एक किताब पे बेस्ड है, एक ऐसे शख्सियत की कहानी है जो एक बहुत बड़े पद पे है, बहुत उनकी गरिमा एक अलग लेवल पे है, पिक्चर उसके सामने बहुत छोटी है। तो हमको उसमें बहुत ध्यान देना पड़ता था कि भाई कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए, कुछ वो ना हो जाए। ये तो सर जैसे ये विवाद से बचने का मतलब बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कितना भी बचने के बावजूद ये फिल्म विवाद में फंसी और उसको विवाद का कारण रहा सेंसर बोर्ड। तो ये मतलब ऐसा हुआ कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को, जिनको नहीं पता, सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म पर रोक लगा दी थी और उसने इस पे 29 कट, मेरे ख्याल से 29 कट को, जिसको बाद में घटा के 21 कट कर दिया गया था, तो कट्स लगाने का था और इसके खिलाफ जो मेकर्स थे वो कोर्ट में चले गए। सर वो पूरा
ड्रामा क्या हुआ था? मतलब ये कि कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट सामने वाले वकील से पूछ रहा है कि भाई तुमने फिल्म देखी है, किताब पढ़ी है? वो कह दे रहे हैं नहीं, लेकिन वो कोर्ट में है। उसे वो क्या हुआ था? और मतलब आप लोग को जब ये पता चला तो क्या रिएक्शन रहा था आपका? क्या हुआ हम लोग को आज तक पता ही नहीं। आज तक हमको नहीं मालूम कि क्या हुआ, वो क्यों पिक्चर जो है वो जिसे कहते हैं कि रोकी गई, उस पे 29 कट क्यों लगे, उसके बाद 29 के 21 कर दिए गए, लोगों ने पिक्चर नहीं देखी। मतलब मेरे ख्याल से हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तीसरी चौथी बार हुआ होगा कि जजेस को पिक्चर देखनी पड़ी है, और जजेस ने पिक्चर देख के उस फिल्म को बिना किसी कट के ओके किया है, बिना किसी कट के। तो आप सोचिए ये सीबीएफसी के ऊपर कितना बड़ा वो है कि यार मतलब एक हमारे जुडिशरी को पिक्चर देखनी पड़ी, बोलना पड़ा भाई पिक्चर क्यों रोक रहे हो, पिक्चर जारी करो, सर्टिफिकेट दो। तो खैर वो तो रीजन हमको अभी तक नहीं मालूम, एक्चुअली नहीं मालूम। बट उससे बड़ा परेशानी क्या हुई ना, सबसे बड़ी परेशानी ये हुई, पिक्चर तो चलिए सेंसर बोर्ड में अटकी, हमारे जो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो, मैं उनके बारे में बता चलूँगा, हम लोग बड़े लकी हैं कि यूएस से किसी आदमी ने एक किताब पढ़ी, द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, शांतनु गुप्ता जी की किताब। उन्होंने वो किताब पढ़ी, उन्होंने सोचा मुझे ये फिल्म बनानी है। वो वहाँ से हस्बैंड वाइफ आए, यहाँ आके उन्होंने इतने पैसे लगाए। और हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ना आज की तारीख में फिल्म इंडस्ट्री, आप मेरे ख्याल से अवगत होंगे उस बात से कि बड़ा बुरा दौर है। मतलब इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को पैसा लगाने वाला आदमी नहीं मिलता, और यहाँ एक आदमी अपनी मेहनत की कमाई लगा रहा है, एंड वी सॉ हिम डिसअपॉइंटेड। उन्होंने आपको भी मेरे ख्याल से मुझे भी बोले, आपको भी बोला। हाँ, लेकिन मैंने उनको कहा कि आप टेंशन मत लीजिए। क्या है कि अगर आपने अच्छे नियत से फिल्म बनाई है, जो हम जानते हैं कि आपने बनाया है, आपका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लालच नहीं है। वो कभी इतना भी हमको नहीं बोले कि यार हम योगी जी पे फिल्म बना रहे तो एक बार योगी जी से मिलवा ही दो। इतना भी जिसको नहीं लालच है, उस आदमी का काम रुक ही नहीं सकता है। और फिर वही हुआ, फाइनली आई। इन्होंने बोला एक्चुअली हाँ। एक्चुअली इन्होंने ही बोला कि आप जाइए कोर्ट, आप ही को बोला। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए क्या है कि उनकी वो पीड़ा तो हमको समझ में आ रही थी। Correct. वो बोले कि बंद कर रहा हूँ और वापस जा रहा हूँ, अब मैं नहीं काम हाँ, करूँगा। बहुत दुखी थे वो, एक्चुअली बहुत दुखी। क्योंकि उनको ये था कि हम 2-3 फिल्में साल में बनाएंगे, पर पहला ही अनुभव इतना ऐसा रहा कि वो फ़ोन करके बोले हम जा रहे हैं, अब जाने दीजिए, इसको भी बंद कर देते हैं, जो गया वो डूब गया, कोई बात नहीं। तो हम लोग बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, चूँकि आप अच्छी नीयत से फिल्म बनाए, मैं जानता हूँ इस बात को, क्योंकि आप न कोई राजनीतिक लाभ के लिए फिल्म बनाए हैं, ना ही आप ये भी नहीं बोले कि भाई हम योगी जी पे फिल्म बना रहे तो एक योगी जी के साथ फोटो ही खिंचवा दीजिए। हाँ। इतना भी आपको नहीं चाहिए। उस आदमी के साथ बुरा होगा ही नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, फिल्म रिलीज होगी। और वही हुआ फाइनली। सर अब जब आपने प्रोड्यूसर्स का जिक्र कर ही दिया है, तो अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे सही कर दीजिएगा कि आपके 2 फिल्में हैं, बम बम बोल रहा है काशी और काशी अमरनाथ। इन दोनों फिल्मों को मेरे ख्याल से प्रियंका चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है। तो सर वो इस प्रोजेक्ट से कैसे जुड़ा? अब तो वो इंटरनेशनल स्टार हो गई हैं, और उन्होंने जब मेरे ख्याल से 2016 और 18 के बीच में उन्होंने ये फिल्में प्रोड्यूस की थी। तो वो इस फिल्म से क्या, मतलब भोजपुरी फिल्मों को प्रियंका चोपड़ा प्रोड्यूस कर रही हैं, तो वो उनको कैसे इस प्रोजेक्ट से जोड़ा गया था? ये उनका अपने मातृभाषा के प्रति प्रेम था। जमशेद। तो हाँ, क्योंकि वो भी जमशेदपुर से उनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, उनकी माता जी वहाँ से हैं। तो जब वो अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर रहे थे, तो उनका एक ये था कि हम अपने मातृभाषा से ही शुरुआत करेंगे और हम भोजपुरी से करेंगे। तो उन्होंने बनाया था, और बहुत अच्छी फिल्म उन्होंने बनाया, और उस समय वो इंटरनेशनल स्टार बन चुकी थी। और वहाँ से वो फ़ोन करती थी, गाने यहाँ पे बनते थे, हम लोग भेजते थे, फिर वो सुन के ओके करना। और उसमें जो किरदार काशी है, वो उन्होंने अपनी ही फिल्म में, जो उनका नाम था काशी, हाँ, वहाँ से उन्होंने रखा था वो। सर भोजपुरी, मतलब भोजपुरी का ऐसे जिक्र होते हुए, क्योंकि मेरा संबंध बिहार से, तो मुझे पता है कि वहाँ पे अच्छे काम भी हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे कई अच्छे गाने लिखे गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मगर आम तौर पर पब्लिक के बीच में ऐसा परसेप्शन बना हुआ है कि भोजपुरी है तो ये लोग तो डबल मीनिंग चीज़ें ही करते हैं, ये लोग तो मतलब महिलाओं को एक ख़ास तरीके से बुरे ढंग से ही दिखाते हैं। और आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं भोजपुरी सिनेमा के, और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप अपने ऊपर वो दायित्व महसूस करते हैं कि यार नहीं, हो गई? क्योंकि कुछ समय पहले मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे एक्टर्स ने कहा था कि जब वो अपने पुराने कामों को देखते तो उन्हें पछतावा होता है कि उन्होंने ऐसा काम क्यों किया। क्या वैसी फीलिंग आपको भी आती है? नहीं, क्योंकि मैंने वैसा काम ही नहीं किया। मैं हमेशा से ही ये सोचता हूँ
कि मैं जब भी फिल्म करता हूँ तो मैं खुद इतना फिल्मची आदमी हूँ कि मुझे ऐसा चाहिए कि फिल्म देखने के बाद दर्शक कहे कि वाह क्या कमाल फिल्म है, मजा आ गया। तो वो चाहे निरहुआ रिक्शा वाला हो, चाहे चलक मुसाफिर मौलिए रे हो, चाहे निरहुआ हिंदुस्तानी हो, राजा बाबू हो, चाहे वो मनोज भैया के साथ जो आई थी रणभूमि हो, या अभी जो फिल्में आई हैं मंडप है, अभी अभी आई है फसल है। तो मैंने ये ध्यान हमेशा रखा कि पैसे थोड़ा कम मिलेगा चलेगा, लेकिन मुझे अच्छे सब्जेक्ट पे काम करना है। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैंने ये क्यों किया, मैं जब भी किया सोच समझ के और अच्छे से समाज में अच्छी फिल्म जाए ये सोच के ही किया। और हमेशा ये प्रयास रहा कि जो इस तरह के लांछन लगते भी वो भी धीरे धीरे दूर हो जाए, और वो हुआ। मैंने खुद बदलते हुए देखा। 2014 में जब मैंने फिल्म बनाई निरहुआ हिंदुस्तानी, उसके बाद से मैं मराठी लोगों से मिलता हूँ, गुजराती से मिलता हूँ, तेलुगु तमिल बंगाली लोगों से मिलता हूँ। वो कहते हैं कि हम तो पहले नहीं देखते थे, पर इस मूवी के बाद हम भी भोजपुरी देखते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, ये जो दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं वो बदलाव आ रहा है, और ऐसे धीरे धीरे ही बदलाव आता है। सर आपको क्या लगता है कि ये किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया, मतलब योगी आदित्यनाथ पे फिल्म बनाने की? और आपको उस दौरान सरकार से किस तरह की हेल्प मिली, या किसी तरह की हेल्प मिली या नहीं मिली? या आपको क्या उस दौरान आपका योगी आदित्यनाथ से कोई कांटेक्ट हुआ? क्योंकि ऐसा होता है कि आमतौर पर जब किसी आप रियल लाइफ कैरेक्टर्स पे फिल्म बनाते हैं तो अगर वो जीवित हैं तो वो इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेक्ट से कई बार, जैसे MS धोनी पे बनी फिल्म है या मैरी कॉम पे बनी। तो इस तो प्रोजेक्ट के दौरान ऐसा कुछ हुआ? अब सेंसर ने इसीलिए तो रोका था कि आपके पास NOC है। हम लोग मिले भी नहीं थे। ये था कि एक किताब है, अच्छी किताब है, और वो एक प्रोड्यूसर जिनको अच्छी लगी है वो फिल्म बनाना चाहते हैं, डायरेक्टर साहब, हाँ, उनसे राइट्स लिया, आपके प्रॉपर राइट्स लिए, और फिर सर को जिम्मेदारी मिली कि आप फिल्म बनाइए। इन्होंने मुझे भी कहा कि ये किरदार आप भी करो। तो हम लोग को ये था कि हम फिल्म बना लेंगे, और बन जाने के बाद देख लेंगे कितना बढ़िया फिल्म बनी है, फिर हम जाके अप्रोच उनको भी करेंगे कि महाराज जी हमने एक फिल्म बनाई है और हम चाहते हैं कि आप भी देखें, आप ही के ऊपर बनाई है। पर उसके पहले ही इतना बवाल हो गया कि फिर हम लोग भी पीछे हट गए। हिम्मत हमारी भी नहीं हुई। और अब जब रिलीज हो रही है तो अब हम जरूर महाराज जी से मिलेंगे, तो उनको कहेंगे कि ये हमारी फिल्म है, और उसको भी हम प्रयास करेंगे कि वो देखें। उनके पास उतना समय तो नहीं होगा, कम से कम ट्रेलर ही दिखा देंगे। हाँ, लेकिन इस फिल्म को बनाने के दौरान जैसे कहते हैं इनकी बहुत हेल्प मिली, बिकॉज ये बहुत क्लोजली एसोसिएटेड रहे हैं योगी जी से। हमारे जो राइटर हैं, बुक के जो राइटर हैं शांतनु गुप्ता, उन्होंने बुक लिखी है मांग को बिकेम चीफ मिनिस्टर, तो वो बहुत क्लोजली एसोसिएटेड थे। तो उनसे रिलेटेड चीज़ें क्या हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने जो फिल्म बनाई है ये पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, ये एक इमोशनल पर्सनल जर्नी है। तभी उसमें लिखा हुआ है अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी, बिकॉज पॉलिटिक्स से आगे की, उनकी चीफ मिनिस्टर बनने से आगे की जर्नी तो आप सभी ने देखी होगी, पर उससे पहले की जर्नी बहुत लोग को नहीं मालूम थी। जैसे कुछ चीज़ें इनको नहीं मालूम थी। हाँ, मुझे भी नहीं पता था कि मतलब जैसे जब हम फिल्म में देखे कि वो एक ऐसे जगह से आते हैं, पहाड़ में एक छोटा सा गांव, जहाँ मतलब सड़क भी नहीं पहुंची है, वहां से वो आते हैं, और उसके बाद जो है वो जो विद्यालय वाला सब सीन है, हाँ, करेक्ट। वो सारा देखने के बाद फिर वो मठ पे आते हैं, और फिर वो पूरी जर्नी जो उनकी है बहुत इंस्पायरिंग है। और मुझे लगता है कि किसी को भी अगर जानना है कि ये मतलब क्या फिल्म है, तो एक बार देखना चाहिए, और देखने के बाद फिर अपनी राय बनानी चाहिए। क्योंकि ऐसा ना समझ लें आप कि योगी जी पे फिल्म है तो कुछ राजनीतिक फिल्म होगी या धर्म पे फिल्म होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ना हमने राजनीतिक ड्रामा किया है, ना ही वो कोई धार्मिक एंगल है, ऐसा कुछ उसमें है नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि सर ने कहा, कि एक जर्नी है एक ऐसे बच्चे की जो साधारण परिवार में जन्म लेता है, और उसी प्रदेश के सबसे बड़े पद तक पहुंचने की जो उनकी जर्नी है, संघर्ष है, वो कहानी है। इट आल्सो सेलिब्रेट्स द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, कि एक कोई भी आदमी, वो बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक आम इंसान है, वो एक आम नागरिक, एक आम बच्चा था। वो अगर दृढ़ संकल्प ले ले, अगर जिसे कहते हैं ना सेल्फलेस काम करने की सोच ले, तो पहुंच सकता है कहीं भी। ये हिंदुस्तान की खूबी है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की मेरे हिसाब से खूबी है। तो उस तरह से हमने फिल्म को जिसे कहते हैं ना बनाया है।
सर एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी सवाल है। कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुई थी इंटरनेट पे, जहाँ पे भोजपुरी एक्टर पवन सिंह एक्ट्रेस अंजलि राघव को गलत ढंग से छूते हुए पाए गए थे, और इस पे बाद में हालांकि उन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन ऐसी क्या, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि आप किसी महिला से स्टेज पे इस तरह की हरकतें कर सकते हैं? तो आप जब बतौर सीनियर इस चीज़ को देखते हैं तो आपको मतलब क्या, आपका क्या रिएक्शन आता है? हम लोग भी यही बोलते हैं, उनको समझाया भी था मैंने, फ़ोन पे हमारी बात भी हुई कि अगर ऐसा कभी स्टेज पे तुम अभी तो माफ़ी मांग लियो, लेकिन कभी ऐसा हो आपको लगे भी तो आप उनके साथ में जो लोग हैं उनको बोल दो, या उनसे पूछ लो कि आपको यहाँ पे कुछ लगा है, हम हटा दें क्या? ये बिना पूछे किसी को टच करना, ये तो अनैतिक है, गलत है, और उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगा। तो मुझे लगता है कि आगे वो ध्यान रखेंगे इस बात का। तो आज हमारे न्यूज़ रूम में थे निरहुआ। हमारे लिए तो निरहुआ ही हैं, क्योंकि बिहार और भोजपुरी क्षेत्र के जो लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, उनके लिए निरहुआ एक इमोशन है। और हमारे साथ है रविंद्र गौतम जी। अगर आपको अच्छा सिनेमा देखना, आपको अच्छे सिनेमा से परिचित होना है, आपको बिहार के पॉलिटिक्स पे एक अच्छी सीरीज़ देखनी है महारानी, या आपको एक बहुत ही रिलेटेबल सिनेमा देखना है 21 तोपों की सलामी, तो आप उनकी फिल्मोग्राफी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। या फिर मम्मी के साथ बैठकर कोई ड्रामा एक्सप्लोर करना है, तो फिर उनकी पूरी फिल्मोग्राफी ऐसे सीरियल्स, ऐसे बेहतरीन सीरियल्स से या ऐसे पॉपुलर सीरियल्स से भरी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम ऑडियंसेस से कहना चाहेंगे कि ये फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी 19 सितंबर को आ रही है। ये आप लोग ज़रूर देखिए। ये एक इंस्पिरेशनल कहानी है हमारे ही देश के एक रियल हीरो की, है कि नहीं सर? बिल्कुल। और जैसे मेरे भाई का ये एक सेकंड सर, बस एक रिक्वेस्ट है, आप अभी जो भी बात बोलेंगे सर उसको भोजपुरी में करके क्लाइमैक्स। बिल्कुल, जैसे ही हमारा भाई के पहला इंटरव्यू हुआ, वैसे ही हमार पहला हिंदी फिल्म है। तो हम चाहब कि रउआ लोग एके देखी, अपन आशीर्वाद दें, और हम शुभकामना देव कि हमारे भाई बहुत आगे जाएं, बहुत तरक्की करें, और आप लोग आशीर्वाद दें कि हमनी की फिल्म खूब तरक्की करे।